नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ जयपुर से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक कल होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन दिखेगा। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों पर भी चर्चा इसमें संभव है। यह बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया था। अब कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर, या कहें कि कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक आखिर कब होगी। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा तो होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का भी ऐलान इस बैठक में किया जा सकता है। संभावना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, अन्नपूर्णा योजना, मुफ्त इलाज को लेकर इस बैठक में नए ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार पहले ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक से जुड़ी हुई यह खबर है। राज्यपाल के कल बैठक होने वाली है। भजनलाल कैबिनेट की यह पहली बैठक कैबिनेट की होगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट की तरफ से मोहर लगाई जाएगी। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुधीर, ये बताएं कि साफ तौर पर कांग्रेस का दबाव था या फिर ये अपने ही नियमित अंतराल पर एक निश्चित समय पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है? क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नियमित बैठक भी कह सकते हैं या राजनीतिक तौर पे देखें तो कांग्रेस की ओर से इसका दबाव भी था, लगातार चर्चा थी। क्योंकि आप देखिए 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के परिणाम आते हैं। 15 तारीख को मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और 30 तारीख को बाकी के जो कैबिनेट है उसका विस्तार होता है, उसमें शपथ होती है और 5 तारीख को विभागों के आवंटन होते हैं। विभाग आवंटन के साथ ही ये माना जाता है कि एक तरह से पूरी कैबिनेट तैयार है राज्य पे शासन करने के लिए, राज्य के विकास के किस तरह से गति देगी उसके लिए। अब चूंकि वो समय आ गया है कि 19 जनवरी को विधानसभा की बैठक होगी। इस बैठक के अंदर राज्य, क्योंकि पहला सत्र है और पहले सत्र में नवगठित विधानसभा का पहला सत्र कहलाएगा। दूसरा कि इसमें जो नए साल का 2024 की जो पहली बैठक होगी उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो उस अभिभाषण के साथ ये बैठक शुरू होगी। उससे पहले की 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी मंत्रियों की, जिन्होंने राज्यपाल का क्या अभिभाषण होगा उसको तैयार किया है। अब राज्यपाल के अभिभाषण का जो अनुमोदन है उसको कैबिनेट की मोहर लगेगी, ताकि 19 जनवरी को सुबह 11 बजे जब विधानसभा की बैठक हो जिसके अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चूंकि ये अभिभाषण इस तरह का होता है, मैं बता दूं आपको कि ये अभिभाषण सरकार ने पिछले 1 साल में जो कामकाज किए उसका एक तरह से लेखा जोखा होता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार थी वो गहलोत की थी, दिसंबर में चुनाव हो गए, अब नई बीजेपी की सरकार आ गई। लिहाजा अब किस तरह का जो डॉक्यूमेंट है, जो अभिभाषण का डॉक्यूमेंट है, वो किस तरह से तैयार किया जाए। अगर बहुत अच्छा तैयार किया जाता है तो गहलोत सरकार को श्रेय चला जाएगा। तो इसमें, क्योंकि ये हमेशा से होता है जब भी सरकार बदलती है उसके बाद जो राज्यपाल का पहला अभिभाषण होता है उसमें इस तरह का संकट नई सरकार के सामने खड़ा होता है। उसमें बाकायदा कमेटी बनी है, वो इस तरह के पहलुओं को देखेगी और जिन जिन जगह पर जहां कमियां रही उनको सुधार की दृष्टि को रखते हुए राज्यपाल से अभिभाषण के माध्यम से सदन के अंदर कहलवाया जाएगा, जो कि जनता तक जाएगा। पहला अगर एजेंडे की बात करें, इस एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण यही कि राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन इस कैबिनेट के थ्रू किया जाएगा। चूंकि पहली बैठक है, राज्य सरकार की जो रोड मैप है, विकास का रोड मैप है, उसको तैयार करने के लिए भी इसमें चर्चा हो सकती है। क्योंकि तमाम विभागों के इसमें मंत्री रहेंगे, उन मंत्रियों से ये कहा जाएगा कि राज्य को किस तरह से विकास दी जाए, किन ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और कितने दिन का विजन जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी है मई में, तो उस तरह से दृष्टिगत उस पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि आरएएस भर्ती जो परीक्षा थी उसकी डेट आगे करने का जो मसला था उसका भी इसमें चर्चा हो सकती है। तीसरा बड़े मसले के तौर पर देखें कि पेट्रोलियम डीजल पे जो पूरे हिंदुस्तान में यही राज्य है जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है, तो उनको किस तरह से किया जाए। इसके अलावा जो बिजली का जो एक मुद्दा चल रहा है यहाँ पर कि कोयले की कमी चल रही है,
बिजली कंपनियों पर पैसे का संकट है, तो उस पैसे के लिए क्या इंतजाम हो सकता है, क्योंकि डिस्कॉम्स लगातार घाटे में चल रहे हैं, उनकी भरपाई के लिए क्या किया जाए। क्योंकि 2015 के अंदर उदय योजना लाई गई थी, डिस्कॉम्स के सारे ऋण को सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था इस उदय योजना के जरिए। अभी भी लगभग 90,000 करोड़ से ऊपर का घाटा इन डिस्कॉम्स के ऊपर चल रहा है, तो उनको किस तरह से पाटा जाए। तो यूं कह सकते कि भजन लाल कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है पूरा, उसकी जो बैठक होगी वो पूरा पहली बैठक में पूरा रोड मैप तैयार होगा, जो कि किस तरह से राज्य के विकास में गति देने वाला है। जी, रोड मैप तो तैयार होगा बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन सुधीर जी क्या लगता है कि कुछ बड़े अहम फैसले, लोक लुभावन फैसले भी लिए जा सकते हैं जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने चुनाव से पहले किए थे? कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली इसमें 2-3 बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। जिस तरह राज्यपाल अभिभाषण अनुमोदन एक परंपरागत रूप से जो एक प्रक्रिया के तहत है वो तो होगा ही, लेकिन ज्यादा जो समझ में आ रहा है वो पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोल डीजल पर जो वेट का जो मामला है, लगातार चुनावी मुद्दा भी रहा यहाँ पर, और लगातार जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक भी की थी इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय। तो उसमें कुछ रियायत होने की संभावना बन सकती है कि उसमें कुछ रियायत दे दे, ताकि जो बात कही गई थी विपक्ष में जब बीजेपी थी उस बात को सही साबित ठहरा दे और वो उनको कमी कर दे। तो एक ये फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा जो बात की गई कि जो आरएस जो परीक्षा का मामला था, लगातार जो वर्तमान जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो लगातार आरएस वाली भर्ती परीक्षा का मामला उठाते रहे, उस पर भी इस चर्चा हो सकती है कहीं न कहीं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर एक धरना भी चल रहा है, तो कहीं संतुष्टि युवाओं को दी जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे युवा इस परीक्षा में भाग भी लेते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ये घोषणा आगे करने की हो सकती है। तो माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट के जो एजेंडे हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए, क्योंकि सभी मंत्रियों को समझा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान ही ये एजेंडे दिए जाएंगे। तो कैबिनेट सचिवालय की ओर से तमाम जो एजेंडे हैं उन पर तैयारी की जा रही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए फोन आया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का फोन आया है, लेकिन आरएलपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। आरपीएससी को भंग करने की बेनीवाल ने कहा है कि हमने मांग रखी है, युवाओं के मुद्दों को लेकर बैठक का बहिष्कार किया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन आरएलपी की तरफ से इस बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरफ से उनका कहना है कि मांग लगातार हम लोगों की तरफ से की जा रही है आरपीएससी को भंग करने की। क्या कुछ कहा है हनुमान बेनीवाल ने, वो सुनाते हैं। राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र है 19 तारीख से, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष का मेरे पास टेलीफोन आया था कि आप सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लें। चूंकि आज राजस्थान का जवान तकलीफ के अंदर है, वो सड़कों पर आरपीएससी की हड़तरमीता को लेकर, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी थी पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सीबीआई जांच हो, लोकसभा तक मामला उठा, यहाँ भी हमने आंदोलन किए। आरपीएससी का तंत्र भ्रष्ट हो चुका, पूरी आरपीएससी अखंड भ्रष्टाचार के अंदर भी पूरी जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, और जिस तरह गहलोत के करीबी लोगों को आरपीएससी के अंदर चेयरमैन बनाया, जिस तरह कटारा जो मेंबर है जेल के अंदर है, और दुर्भाग्य देखिए कि कटारा जेल के अंदर फिर भी आरपीएससी का मेंबर है, और बार बार सरकार ये कह रही कि हम आरपीएससी को भंग नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया किसने? सरकार के ऊपर कोई नहीं है, सरकार चाहे है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता अब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे, महेंद्र बिश्नोई। तो महेंद्र, साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने इस बैठक का बहिष्कार करके ना जाकर अपने आगे आने वाले विधानसभा सत्र में पार्टी के तेवर जता दिए हैं। किस तरह से वो सरकार के खिलाफ जाने वाले हैं, अपनी मांगों को रखने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल बेनीवाल ने यही बात कही है कि जब कांग्रेस सरकार थी और आरपीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने लड़ाइयां लड़ी थी, और आरपीसी की जो पेपर लीक या भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, और आरएलपी ने भी ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब जब नई सरकार बन गई है तो कटारा जैसे लोग जो अभी जेल में ही बैठे वो भी आरपीसी से हटाए नहीं जा रहे। बेनीवाल की तो मांग ये कि इस आरपीसी को भंग किया जाए, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। साथ ही उन्होंने
ये भी मंशा जाहिर की है कि जो विधानसभा सत्र शुरू होगा तो इस मुद्दे को सत्र के पहले दिन ही वो उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और जो विधानसभा अध्यक्ष का इनके पास फोन आया था कि सर्वदलीय बैठक में शामिल हो आप, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो बैठक का बहिष्कार करेंगे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने मंसूबे साफ किए हैं कि वो यहाँ अपनी तरफ से विपक्ष की भूमिका निभाने की विधानसभा में कोशिश करेंगे। और उन्होंने बेनीवाल ने ये कहा कि युवाओं का जो बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी और आरपीसी से जुड़े जो मामले हैं, ऐसे में इस मामले को वो विधानसभा में उठाएंगे और बैठक का बहिष्कार भी इन्होंने इसी मुद्दे पर किया है ताकि युवाओं के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र विश्नोई आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और ये राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला संकट को लेकर जल्द ही राहत मिल सकती है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री की मुलाकात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री से हुई, जिस पर आश्वासन मिला है कोल इंडिया से कोयले की अतिरिक्त रैक देने पर सहमति जताई गई है। राजस्थान को अब रोज 21 रैक कोयले की आपको बता दें कि जरूरत पड़ती है। राजस्थान को अभी 17 रैक कोयला मिल रहा है, यानी कि करीब 4 रैक कोयले की डेफिशिएंसी है, यानी कमी है। अब इसकी पूर्ति के लिए आश्वासन दिया गया है। आज जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से, तो आश्वासन के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो आपूर्ति है वो बहाल होगी। 4 रैक की जो कमी है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी और कोयले का संकट किसी भी तरह का प्रदेश में अब नहीं रहेगा। बिजली सुचारू रूप से निर्माण किया जा सकेगा, उत्पादन किया जा सकेगा और फिर लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं जयपुर की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में कोयले के संकट को लेकर थर्मल पावर प्लांट्स की 10 यूनिट के पास कोल संकट खड़ा हो गया है। 10 यूनिटों के पास अगले दिन का कोई इंतजाम नहीं है। 13 यूनिट के पास केवल 2 से 4 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। माइन से राजस्थान के हिस्से का कोयला नहीं आ रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स की 21 यूनिटों में हालांकि उत्पादन अभी जारी है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति यही है। एक तरफ अभी की वस्तु स्थिति यह है कि 10 यूनिट के पास कोल संकट आ गया है। 10 यूनिट्स के पास अगले दिन का कोई इंतजाम नहीं है। 13 यूनिट के पास केवल 2 से 4 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम लवली वधवा से बात कर लेते हैं इस खबर पर। लवली, वस्तु स्थिति तो यही है कि कोयले का संकट है, वो भी 10 यूनिट का उत्पादन करने वाले थर्मल प्लांट्स पर। हालांकि आश्वासन भले ही मिला हो, जो डेफिशिएंसी है 4 कोयले की रैक की वो जल्द पूरी होगी कोल इंडिया की तरफ से। लवली, आवाज पहुंची आप तक हमारी? तो लवली वधवा से बात करने की कोशिश करते हैं। तो कोयले के संकट से जुड़ी हुई, कोयले के संकट को दूर करने से लेकर जुड़ी हुई 2 खबर हैं। एक खबर हमने आपको पहले बताई कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे में जो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, उसमें ये भरोसा दिलाया गया है कि कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जो डेफिशिएंसी है वो 4 रैक की सुचारू रूप से कोल इंडिया की तरफ से कह दिया गया है कि मिलेगा। लेकिन इस बीच खबर यह कि 10 यूनिट के लिए कोयले की जरूरत जिसकी पड़नी है कल बिजली उत्पादन के लिए, अभी वहां पर कोयला नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। बार जयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हैं, कोई संस्था खोलने के लिए पहले विचार करना चाहिए। स्टाफ नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे। तो बड़ी खबर जिसमें जयपुर से जानकारी मिल रही है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। कोई भी संस्था खोलने के लिए पहले विचार करना चाहिए। इस विद्यालय की संस्था में कर्मचारी या विद्यालय तो अध्यापन कराने वाले कहाँ से होंगे। मैं कोई अंग्रेजी विद्यालय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन अंग्रेजी विद्यालयों के स्टाफ की चिंता नहीं करने का बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओटाराम देवासी ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि ओटाराम देवासी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद पदभार ग्रहण किया। इस बीच साधु संतों का आशीर्वाद भी ओटाराम देवासी को मिला। इसी बीच ओटाराम देवासी से बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने।
राजस्थान में पंचायती राज और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी ओटाराम देवासी ने आज सचिवालय में मंत्रालय भवन में पहुंचकर संभाल लिए। मंत्रोच्चार के साथ में विशेष पूजा अर्चना के साथ में अपने पद को संभाला। पूरी टीम इनका स्वागत कर रही है, बधाई दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपने जिम्मेदारी संभाल ली है, क्या संकल्प लिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आज जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसको लेकर हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है पंचायत राज की, ग्रामीण विकास की, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा की, उसको मैं बेखूबी निभाऊंगा और आने वाले समय में किसी डिपार्टमेंट जो नवाचार हो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। विशेष तौर से पंचायत राज के इस मैं ग्राम पंचायत से लगाकर सरपंच, प्रधान, प्रमुख हमारे सबके पंचायत राज के हैं, उनको किस तरह से हम इस योजना को आगे बढ़ाएं। हर ग्रामीण बेल्ट में, क्योंकि पंचायत एक ग्रामीण बेल्ट से जुड़ी हुई है, विशेष तौर से आम जन से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के हम आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि डेवलपमेंट और विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। 100 दिन की कार्य दिवस की जो योजना है वो आपने मांगी है कि 100 दिन के अंदर क्या टारगेट किया जाएगा, अधिकारियों से भी बात है? जिस तरह से 100 दिन की हमारी कार्य योजना है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी जो कैबिनेट होगी उस पर जिस तरह की चर्चा होगी उसको राजस्थान में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अपना एक स्पष्ट संदेश पूरे प्रदेश को दिया है कि सरकार का बदलाव हुआ है। जिस तरह से उस तरह से कार्य में और कार्य की गति में बदलाव देखने को मिलेगा। नई योजनाएं होंगी, केंद्र की योजनाओं का पहले से बेहतर और ज्यादा लाभ मिलेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भीलवाड़ा के एक महंत आशुतोष दास जी ने रामलला के लिए चांदी की थाल अयोध्या भेजी है। 22 जनवरी को बाल स्वरूप में रामलला पहली बार इस थाली में स्नान करेंगे। 4.25 किलो वजन की इस थाल में श्री रामलला की सेवा पूजा होगी। आपको बताते चले कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में चांदी की जो 5 ईंटें रखी गई थीं उसमें भी 1.25 किलो चांदी की एक ईंट भीलवाड़ा से अयोध्या भेजी गई थी। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने थाली भेजने वाले आशुतोष दास जी महाराज के शिष्य से खास बातचीत किया, ये आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और पूरे देश और विदेश में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े संत वहां पहुंच रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले से पूर्णदास जी के बगीचे के जो महंत हैं आशुतोष जी वहां पहुंचे और खाली हाथ नहीं पहुंचे हैं। 4.25 किलो की चांदी की थाल लेके पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है कि वो जो थाल है वो निज मंदिर में रहेगी। हमारे साथ आदित्य हैं, उनके शिष्य हैं, बात करते हैं। 4.25 किलो की थाल वहां पे गई है, किस उपयोग में लाई जाएगी और क्या लेके गए वो साथ में अपने? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ 18 को चैनल को जो दर्शक है उनको सीताराम जय श्री राम करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे महाराज जी जो राजस्थान भीलवाड़ा पूरनदास जी बगीची के महंत है जिनका नाम श्री आशुतोष दास जी महाराज जी है, इन्होंने चांदी की एक थाल राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट अध्यक्ष है उनके जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी उनको सौंपी है, जिसका वजन लगभग 4.25 किलो के आसपास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस थाली की विशेषता क्या है। इस थाली के माध्यम से ही चल विग्रह श्री रामलला जी के चल विग्रह की सेवा पूजा की जाएगी। भगवान का जो पहला स्नान किया जाएगा वो इसी थाली के माध्यम से किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में जो भगवान का स्नान कराया जाएगा, भगवान की पूजा की जाएगी, वो इसी थाल के माध्यम से ही की जाएगी। रामलला को 4.25 किलो की एक थाल भेंट की गई है मंदिर में। उस थाल में चल विग्रह होगा। रामलला का जो पहला स्नान होगा वो उस थाल में होगा। हर्षोल्लास का विषय है, भीलवाड़ा के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की फर्जी शादी कराने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि लुटेरी दुल्हन ने फर्जी पिता को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लुटेरी दुल्हन शादी के महज 4 घंटे बाद ही 1,20,000 रुपए लेकर फरार हो गई थी। दरअसल गुजरात के दाहोद से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें पीड़ित ने बताया कि शादी के बाद गाड़ी रुकवाकर बाइक पर बैठकर दुल्हन फरार हो गई। पूछताछ में आरोपी ने फर्जी शादी करवाकर 1,20,000 रुपए हड़पने की वारदात भी कबूल कर ली है। भाई पिता कालू रावत निवासी डुंगरा पोस्ट बिचौर फतेहपुर दाऊद गुजरात ने एक लिखित रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे गांव भिंडा में ललित उर्फ टाइगर के ने बिचौलियापन करके और रणछोड़ के घर पे शादी कराई थी। जो शादी करने के बाद में
दुल्हन को लेके मैं जा रहा था, तो दुल्हन करावाड़ा में कुछ सामान खरीदने के बहाने नीचे उतरी और एक बाइक वाला आया, लेके भाग गया। इस प्रकार फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पूर्व में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। मन एसएचओ द्वारा टीम गठित कर वांछित अपराधी को बिंडा से गिरफ्तार किया है और न्यायालय में मुलजा पेश किया। जमवारामगढ़ के रायसर थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट का मामला सामने आया है। रायसर पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मजदूरी कर घर लौट रहे राहगीर से मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना से ग्रामीणों में रोष है। उत्साहित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पीड़ित ने बताया कि मजदूरी करके घर लौट रहा था, रास्ते में 2 युवतियों और एक युवक ने उसके साथ मारपीट की और 15,000 लूटकर फरार हो गए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के 17 घंटे बाद रायसर थाना पुलिस ने 2 युवतियों और एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।